हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। बंगाल के नवाब का इतिहास। मध्यकाल में बंगाल भारत का एक समृद्ध प्रदेश था। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। इसके बाद 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। इसी वर्ष अर्थात 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों के लिए शाही फरमान में व्यापार करने में छूट प्रदान की थी। शाही फरमान से अंग्रेजों ने न सिर्फ बंगाल पर बल्कि पूरे देश में कब्जा कर लिया था। यह है बंगाल के नवाब। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब बनता है। उसके बाद सिजाउद्दीन सरफराज खान नवाब हुए। उसके बाद अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़िर, मीर कासिम, मीर जाफ़िर, नजमुद्दीन, सैफुद्दौला और मुबारक उद्दौला नवाब बनते हैं। इन सभी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे गेमिंग के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको गेमिंग से जुड़े हुए ऐप मिल जाएंगे। मुर्शिद कुली खां यह बंगाल का पहला नवाब था, जो 1717 से 1727 ईस्वी के मध्य बंगाल का नवाब रहा था। 1700 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने इसी बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। इसके अलावा 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने इसी बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। 1700 में इसने उड़ीसा का क्षेत्र भी अपने अधिकार में ले लिया था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। और यह कहाँ है? यह बंगाल के हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसने भूमि बंदोबस्त में इजादेदारी प्रथा का प्रारंभ करवाया था और इजादेदारी प्रथा ठेका प्रणाली पर आधारित होती थी। इसने किसानों को तकावी अर्थात ऋण देना प्रारंभ भी किया था। मुर्शिद कुली खां के बाद सिजाउद्दीन और सरफराज खान नवाब हुए, लेकिन यह उतने महत्वपूर्ण नवाब नहीं थे। उसके बाद अलवर्दी खान नवाब बनता है, जो 1740 से 1756 ईस्वी के मध्य बंगाल का नवाब हुआ था। इसने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज खान को पराजित किया था। गिरिया का युद्ध अलवर्दी खान और सरफराज खान के बीच होता है, जिसमें सरफराज खान हार जाता है और अलवर्दी खान जीत जाता है। इसने अपने संपूर्ण शासनकाल में मुगल शासक को राजस्व नहीं दिया था। इसी मराठाओं ने चौथ देने पर मजबूर किया था। इसी मराठाओं ने 12 लाख वार्षिक चौथ देने पर मजबूर किया था। चौथ देने पर मराठा इसको सुरक्षा प्रदान करते थे। अलीवर्दी खान ने अंग्रेज़ों के बारे में कहा था कि यह मधुमक्खी के समान है। यदि हम इन यूरोपीय वासियों को न छेड़ें तो यह शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो यह काट काट के मार डालेंगी। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्ध हो गया था कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। भारत का स्वर्ग किस नवाब के शासनकाल में बंगाल को कहा गया था? अलीवर्दी खां के शासनकाल में। उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं, जो 1756 से 1757 ईस्वी के मध्य नवाब हुए। यह अलीवर्दी खां की बेटी के पुत्र थे और इनका पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला था। इन्होंने 1756 ईस्वी में मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित किया। मनिहारी का युद्ध सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला विजय हुए। इन्होंने 1756 में कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया, जो कि मुर्शिदाबाद जिला में पड़ता है। इन्होंने 1756 में फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था, और जब अधिकार किया था तो उसी रात इन्होंने 140 अंग्रेज़ों को 18 फुट लंबी कोठी में बंद कर दिया था, और अगले दिन
इस कोठी से मात्र 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे। इस घटना को इतिहास में ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है, जिसका उल्लेख जे हॉलबीट ने किया था। लेकिन कुछ इतिहासकार को इस घटना में मतभेद है कि यह घटना नहीं हुई थी। जो सिराजुद्दौला है, इसने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम क्या कर दिया था? अलीनगर। 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने सेठ मानेकचंद को घूस देकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि होती है। इस संधि के तहत अंग्रेजों को किले बनाने और सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त रॉबर्ट क्लाइव को प्राप्त होता है। इसी के समय में 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर को छीन लिया था। यह सभी आपको सिराजुद्दौला के शासनकाल के बारे में याद रखना है। रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता के व्यारी अमीन चंद्र के माध्यम से सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर, दीवान दुर्लभ राय और कोलकाता की सबसे बड़ी व्यापारी जगत सेठ को अपनी तरफ मिला लिया था। इसका फायदा रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी के युद्ध में होता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। सिराजुद्दौला का साथ इस युद्ध में मीर बदान और मोहनलाल ने दिया था, जबकि रॉबर्ट क्लाइव का साथ जगत सेठ, मीर जाफर और दुर्लभ राय ने दिया था। इस कारण रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों की भारत में शासन करने की बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त हुई थी। इसके बाद मीर जाफर नवाब बनते हैं, जो 1757 से 1707 ईस्वी तक बंगाल के नवाब हुए। प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया था। मुर्शिदाबाद के एक दरबारी थे ताजिर तबीयत। इन्होंने मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा नाम दिया था। मुर्शिदाबाद के दरबारी ताजिर तबीयत ने मीर जाफर का नाम रॉबर्ट क्लाइव का गधा रख दिया था। इसी काल में अंग्रेजों ने बांटो व राज करो की नीति की शुरुआत की थी। मीर जाफर के काल में ही 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होता है। यह युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था, जिसमें डच हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। और जब बेदरा का युद्ध हुआ था, उस समय गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, लेकिन उसके कुछ समय बाद वेंसेस्टार्ट को गवर्नर बनाया जाता है। जब वेंसेस्टार्ट कलकत्ता में आते हैं तो मीर जाफर ने इनका स्वागत नहीं किया था। इस कारण मीर जाफर को वेंसेस्टार्ट ने बहुत क्रोधी, लालची, बिलासी और निर्दोष व्यक्तियों का खून बहाने वाला शासक कहा था। अब क्या होता है, जो वेंसेस्टार्ट होते हैं और जो मीर कासिम होता है, इनके बीच 1760 ईस्वी में एक संधि होती है। इस संधि के अनुसार कंपनी को वर्धमान, मिदानपुर और चटगांव का क्षेत्र देना मीर कासिम ने स्वीकार किया और इस संधि में मीर कासिम ने अपनी सेना की संख्या कम करना स्वीकार किया था और यह कंपनी के दुश्मन को अपना दुश्मन समझेगा। यह भी इस संधि के तहत अनुबंध हुआ था। अब जो बंगाल के नवाब रहते हैं मीर जाफर, इन्हें 15,000 की पेंशन पर मुर्शिदाबाद भेज दिया गया था और अगला नवाब मीर कासिम को बनाया जाता है। इसी कारण यह संधि हुई थी। मीर कासिम ने नवाब बनने के कारण वेंसेस्टार्ट के साथ संधि की और यह उस संधि की प्रमुख बातें थीं। फिर अगला नवाब मीर जाफर के बाद मीर कासिम बनते हैं। मीर कासिम नवाब के रूप में 1707 से 1763 तक कार्य करते हैं। जो मीर कासिम थे, यह कौन थे? यह मीर जाफर के दामाद थे। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित की थी। इन्होंने अपनी सेना का पुनर्गठन किया और इस सेना का अधिकारी एक जर्मन अधिकारी समरू को नियुक्त किया था। मीर कासिम के कहने पर जर्मन अधिकारी समरू ने एलिस, रामनारायण, जगत सेठ,
रायनारायण उम्मीदराव राय बल्लभ का कत्ल कर दिया था। इस घटना को इतिहास में पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता था। जो यह सभी हैं, यह मीर कासिम के विरोधी थे। इस कारण मीर कासिम ने इनकी हत्या करवा दी थी। इस हत्याकांड के कारण वेंसिस्टार्ट ने बंगाल का नवाब पुनः मीर जाफर को बना दिया। इस घटना के बाद वेंसिस्टार्ट ने किसी बंगाल का नवाब बना दिया? मीर जाफर को। अब पुनः मीर जाफर नवाब बनता है। इसने अपना मंत्री नंद कुमार को बनाया था। 1764 ईस्वी में मीर कासिम ने फिर से बंगाल का नवाब बनने का प्रयास किया। इसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना बनाई और इस संयुक्त सेना को लेकर यह मीर जाफर पर आक्रमण कर देता है। इस प्रकार 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय व मीर जाफर व हेक्टर मुल्लू के बीच हुआ था। इस युद्ध में मीर जाफर और हेक्टर मुल्लू जीत जाते हैं, जबकि मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की हार हो जाती है। बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित हुई थी और जब युद्ध हुआ था, इस समय गवर्नर कौन थे? इस समय गवर्नर वेंसिस्टार्ट थे। इसके बाद मीर जाफर के अल्पवयस्क पुत्र निजामुद्दीन अली खान को बंगाल का नवाब बनाया गया था। जब यह युद्ध होता है तो उसके बाद 1765 में रॉबर्ट क्लाइव पुनः भारत आया और इसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट और अवध के नवाब से अलग अलग संधियां की थीं। यह संधि की शर्तें कौन कौन सी हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे सर्वप्रथम क्लाइव ने बंगाल के नवाब नजीमुद्दौला से संधि की। इस संधि के अनुसार प्रशासन के सारे अधिकार कंपनी के हाथों में रहेंगे। इसके अलावा नवाब को प्रतिवर्ष 53 लाख रुपये सालाना कंपनी देगी और इस प्रकार बंगाल में द्वैत शासन लागू हो गया। द्वैत शासन कैसे? एक में बंगाल के नवाब शासन कर रहे थे और दूसरी तरफ कंपनी शासन कर रही थी। अब हम इलाहाबाद की प्रथम संधि जान लेते हैं। यह संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई। इसमें कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को देंगे और कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये पेंशन के रूप में देगी। इसके बदले मुगल सम्राट बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेंगे। यह इलाहाबाद की संधि की प्रमुख शर्तें थी। और इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? यह 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। इसमें कंपनी के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा का जिला प्राप्त करके मुगल सम्राट को दे दिया था। इसके अलावा अवध के नवाब पर हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपये और चुनार का किला कंपनी प्राप्त करेंगी। यह इलाहाबाद की दूसरी संधि की प्रमुख शर्तें थीं। इसके अलावा अवध कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त होगा। यह सभी शर्तें इलाहाबाद की दूसरी संधि की प्रमुख शर्तें थीं। इसके बाद सैफुद्दौला और मुबारकदौला नवाब हुए, लेकिन यह नाम मात्र के नवाब थे। 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन चलता रहा। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनकर आया था। इसने द्वैत प्रशासन को समाप्त कर बंगाल में कंपनी का शासन स्थापित कर दिया था। इस प्रकार बंगाल के नवाब का इतिहास समाप्त होता है और कंपनी के गवर्नर का इतिहास प्रारंभ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को
हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, आप हमारे गेमिंग के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जहां आपको वेरियस गेम से रिलेटेड ऐप देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।